गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, और ये हम लोग का सेकेंड लेक्चर है क्लास 10 के लिए, इस चैप्टर के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं वो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, फिर जाके ये समझ में आएगी। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, उसको बैलेंस क्यों करते हैं, कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो पहले उसको देखें, फिर सेकेंड लेक्चर में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे रिएक्शन थे, और उसका हम लोग देखे थे किस किस टाइप से सारा नेम देखे थे हम लोग। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, और फिर देखते हैं कहाँ तक जाता है। आई होप कि आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो चलिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स में जो सबसे पहला टाइप आता है हम लोग का, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्या हो रहा है। कॉम्बिनेशन, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन कर रहा होगा एक साथ, और एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा, जिसका केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो प्रीवियस सब्सटेंस से डिफरेंट होगा। केमिकल रिएक्शन का भी डिफिनेशन हमने यही बताया था कि दो सब्सटेंस या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में जुड़े, या फिर कोई एक बड़ा सा मॉलिक्यूल टूट जाए, बड़ा सा सब्सटेंस टूट जाए, बिखर जाए, दो या दो से अधिक में। बट जो नया प्रोडक्ट बनना चाहिए वो रिएक्टेंट के मुकाबले डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज का होना चाहिए। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है तभी ये चीज केमिकल रिएक्शन होगा। तो ये यहाँ पे देखिए, ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या हो रहा होगा कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे होंगे और एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, और वो जो नया सब्सटेंस होगा वो जो प्रीवियस हम लोग सब्सटेंस लेंगे उसके केमिकल प्रॉपर्टीज से अलग होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ये सब चीज। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगर हम डिफिनेशन लिखिए तो हम क्या लिखेंगे? देखिए, इट इज टाइप ऑफ रिएक्शन। बहुत ही सिंपल वर्ड में इसका डिफिनेशन लिखते हैं, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस combine together to form a new substance having different chemical properties। क्लियर है ये चीज? मतलब जो नया सब्सटेंस बनेगा उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, प्रीवियस सब्सटेंस से डिफरेंट होगा। ये बात समझ में आई? अगर हम इसका एग्जांपल लिखिए तो जैसे देखिए कि मैग्नीशियम, ऑक्सीजन में अगर इसको बर्न करते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है MgO। यहाँ पे क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ। अगर इसको बैलेंस कर ले तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, अच्छा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कितने क्या होता है, CO2 और H2O कॉम्बाइन करता है, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं, और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो क्या बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन हो रहा है। मतलब अगर दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिला और उसके कारण उसका प्रॉपर्टी चेंज कर जाए तो वही क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो आई थिंक कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ रहा होगा, एग्जाम्पल भी समझ में आ रहा है। तो अगर कोई तुमसे आज के बाद पूछे
कि why we consider photosynthesis as a combination reaction? तो इसका जवाब हम दे सकते हैं आसानी से कि फोटोसिंथेसिस में CO2 और H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या होता है, कंबाइन करता है और एक नया सब्सटेंस बनाता है दैट इज नोन एज ग्लूकोज। तो यहाँ से हम ये चीज क्लियर हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये आपका डेफिनेशन विद एग्जांपल है, अगर लिखना है तो इसको आप लिख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। टाइप्स में पहला क्लियर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा हमारा जस्ट इसका अपोजिट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो बात करते हैं सेकेंड जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेम से ही पता चल रहा होगा कि डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे, ठीक है। और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जो टूटे हुए भाग होंगे उसका केमिकल प्रॉपर्टीज प्रीवियस सब्सटेंस से अलग होगा, ठीक है। तो चलते हैं दूसरा नंबर का बात करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स टूटेंगे। तो इसका डिफिनेशन अगर हम लिखें तो आई थिंक आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या लिखिएगा, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच one substance breaks into two or more than two substances having different chemical properties। क्लियर है ये बात, आप लोग भी आसानी से लिख सकते हैं। तो स्किप करते हैं इसके डिफिनेशन को, खुद से ट्राई करिए, खुद से लिखिए, ठीक है। चलिए, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल टूटता है, कोई भी सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है। तो टूटता है, तो जब भी कोई चीज टूटेगा, कोई भी, आज के बाद एक बात याद रखिएगा कि जब भी कोई मॉलिक्यूल केमिस्ट्री में ब्रेक डाउन होता है उसका, तो वो टूटता है, तो कहीं ना कहीं वो एक्सटर्नल एनर्जी गेन करता है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं से एनर्जी लेगा, तब जाके वो फ्रेगमेंट करेगा, तब जाके वो ब्रेक डाउन होगा उससे, ठीक, कोई भी मॉलिक्यूल। अब जो एनर्जी वो गेन करेगा वो हो सकता है कि वो लाइट के फॉर्म में गेन करे, ठीक, हो सकता है कि हीट के फॉर्म में गेन करे, या हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में हो। तो तीन तरीके से हम मॉलिक्यूल को तोड़ सकते हैं। कुछ मॉलिक्यूल लाइट के कारण टूटेगा, कुछ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक करंट के कारण टूटेगा, और कुछ मॉलिक्यूल हीट के कारण टूटेगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है हमारा, ये भी तीन टाइप का होगा, जिसमें सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, अब इसका भी डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा आसानी से। It is a type of decomposition reaction in which substance get break by the help of heat, by the help of heat। क्लियर। तो थर्मल डिकम्पोजिशन समझ में आ रहा है, किसके कारण टूटेगा, हीट के कारण टूटेगा, ठीक है। इसका जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, अगर थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हम प्रीवियस क्लास में बताए भी थे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम एक्सट्रीम हीट देते हैं तो ये चीज टूट जाता है दो मॉलिक्यूल में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम हीट दिए इसको, तो देखो ये रिएक्शन, एक तो हीट तुम दे रहे हो रिएक्शन होने के लिए, तो यहाँ पे हीट एज अ रिएक्टेंट बिहेव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये रिएक्शन इंडोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आ रही है चीज, बताए थे प्रीवियस क्लास में, आई थिंक इंडोथर्मिक नहीं बताएंगे, अब बताएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हाँ सॉरी सॉरी, इंडोथर्मिक अब देखेंगे। तो CaCO3 हीट लिया, टूट गया Ca और CO2 में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, क्लियर। तो ये हीट गेन कर रहा है, तो क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। वहीं पे इसका अगर हम नेक्स्ट टाइप देखें तो नेक्स्ट टाइप हमारा आता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोनों देखेंगे कैसे क्या होता है दोनों में, तो देखेंगे उसमें भी यही एग्जांपल आने। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, अच्छा फोटो का मतलब क्या होता है, हमको पता है लाइट किस चीज से बना होता है, फोटोन से बना होता है, ठीक है। तो फोटोलाइटिक मतलब कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो लाइट के कारण टूट जाए, लाइट एनर्जी को गेन करे और उनमें टूट जाए, ठीक। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल कौन हो जाएगा बताइए, सिल्वर क्लोराइड,
AgCl, AgCl पे अगर आप लाइट दीजिएगा H म्यू, लाइट को H म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो AgCl को जैसे ही लाइट दीजिएगा ये टूट जाएगा Ag प्लस और Cl2 में क्लोरीन गैस। ये बात समझ में आई, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल एकदम याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही पूछता है, ठीक। अब जो तीसरा है हमारा वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक करंट के कारण टूटेगा। अच्छा, एक चीज हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, मतलब पहले भी, ठीक है, 7 में शायद पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वहां पे भी क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल टूटता है। तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे H2O है, इसमें जैसे ही आप करंट दीजिएगा H2O टूट जाएगा, आपका H2 प्लस O2। क्लियर? कहीं कहीं पे यही बात इस फॉर्म में लिखा रहता है, H प्लस प्लस OH माइनस। एक बात बताते हैं, इसमें से कोई गलत नहीं है, दोनों सही है, ऐसा नहीं है कि गलत। क्लियर? अच्छा, अगर आप कभी कभी सुनिए पानी में नमक डालते हैं तो नमक भी आयोनाइज हो जाता है, NaCl, जो हम लोग कॉमन साल्ट खाते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो जैसे देखिए आप NaCl में NaCl लिए, इसमें भी करंट दिए। अच्छा, यहाँ पे जो NaCl लेंगे वो किस फॉर्म में लेंगे पता है? ये एक्वस फॉर्म में लेंगे। एक्वस मतलब जिसमें पानी रखा हुआ है। क्लियर? अगर हम किसी भी सब्सटेंस में अगर वाटर मिक्स कर दें, डिसॉल्व कर दें उसमें हल्का सा, वो एक्वस हो जाता है, ठीक। तो इसका ये यहाँ पे थोड़ा मतलब कुछ कॉन्सेप्ट है, बताते हैं। 3 वर्ड हम लोग को यहाँ पे मिलेगा, 4 वर्ड, ठीक है। पहला मिलेगा एक्वस, इट मींस कि किसी सब्सटेंस में वाटर का प्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर वाटर का प्रेजेंटेशन मैक्सिमम हो गया, ज्यादा हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डाइल्यूट। जैसे कहीं कहीं पे लिखा रहता है डाइल्यूट एसिड, इट मींस कि एसिड में पानी का मात्रा बहुत ज्यादा है। कहीं कहीं पे लिखा था कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, इट मींस उसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा है, वाटर बहुत ही न के बराबर है, बहुत कम। और एक्वस में भी क्या होता है, यहाँ पे पानी का प्रेजेंटेशन होता है। इस सब चीज का मतलब समझना है। तो NaCl जैसे ही यहाँ रखेंगे, ये भी चीज टूट जाएगा, इसमें Na प्लस Cl2 में। क्लियर? अब कोई बच्चा ये चीज नहीं लिख के अगर कोई ये लिख देता है Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये बात भी सही है, गलत नहीं, ठीक है। क्योंकि कैथोड और एनोड पे जाके वो अपना चार्ज न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक। तो ये 3 टाइप इसका हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। सबका आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख लीजिएगा, जब कोई मॉलिक्यूल्स 2 या 2 से अधिक में टूट जाए। थर्मल डिकम्पोजिशन जो होगा वो हीट के कारण होगा। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन सनलाइट के कारण होगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करंट के कारण होगा। ये सब बात क्लियर? कोई दिक्कत? मतलब हम लोग 2 टाइप पढ़ गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड द सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का 3 टाइप पढ़े, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये 3 क्लियर? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है, जो कि है हमारा, इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टाइप है ये है थर्ड वन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना होगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, जो हम लोग को मिलेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर? तो मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिवनेस। वो कितना जल्दी रिएक्ट करता है या कितना देर से रिएक्ट करता है, इसके हिसाब से, ठीक। तो एक बात हम लोग जानते हैं, 9th क्लास में पढ़े होंगे, कि जो भी मेटल्स होता है या जो भी एलिमेंट का एटम जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो, वो हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्लियर?
और जिसका 4 5 6 7 हो वो इलेक्ट्रॉन न लूज करेगा ना गेन करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। क्लियर? और जितना भी मेटल है, इस बात को कहीं पे स्टार मार्क दे के लिख लीजिए कि जितना भी मेटल है सारा मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 ही होगा और वो इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा। ठीक है? और पता है केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो होना ही है, फिर भी जितना भी मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्लियर? तो मेटल जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो कटायन बनाएगा, हमेशा आप लोगों को प्लस चार्ज लाएगा। क्लियर? और नन मेटल जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो वो क्या बनेगा, अनायन बनाएगा, अपने ऊपर माइनस चार्ज लाएगा। क्लियर? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ये जब भी होगा तो आयोनिक सब्सटेंस में ही होगा। आयोनिक सब्सटेंस मतलब जिसमें कटायन और अनायन मिलके कोई मॉलिक्यूल बनाया। क्लियर? जहां पे चार्ज हो, जैसे NaCl, देखिए Na प्लस और Cl माइनस, तो Na प्लस कटायन हो गया, मेटल का आयन हो गया प्लस वाला, और क्लोरीन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन लिया होगा सोडियम से तो Cl माइनस ले लिया। तो क्या हुआ कि मेटल अपना कटायन बनाया, क्लोरीन अपना अनायन बनाया बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दोनों मिलके NaCl का फॉर्मेशन किया। ये बात क्लियर? तो आखिर जो मेटल्स हैं वो कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं वही डिफाइन करेगा कि वो कितना रिएक्टिव है। और कोई भी नॉन मेटल का प्रॉपर्टी अगर है इलेक्ट्रॉन लेने का, तो वो नॉन मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा जो पहले इलेक्ट्रॉन गेन करने का सबसे पहले। ठीक? तो हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं बाय हिस्ट्री कि कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कितना लेस रिएक्टिव। अब आज के बाद माइंड में ये बात बैठाना होगा हमको कि वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा जो जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। क्लियर? और वो नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा जो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर जाए। वो रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा, इतना सी वो उसका रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो इस हिसाब से हम लोग मेटल को क्या करते हैं कि एक रिएक्टिविटी सीरीज लेते हैं मेटल का, जो आपको बुक में मिल जाएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल सीरीज। तो यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। क्लियर? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में सबसे मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम आता है, हम सिर्फ सिंबल डाल दे रहे हैं। ठीक है? देन सोडियम आता है, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम, देन आपका आ जाता है जिंक, देन आपका आ जाता है टीन, देन आपका आ जाता है मर्क्यूरी, पलम्बम, पीवी, देन आता है आपका हाइड्रोजन। ठीक है? इसका पूरा लिखते हैं क्योंकि ये बहुत ही लाइन मार्क देगा। हाइड्रोजन के नीचे आपका आ जाता है कॉपर, कॉपर के बाद आ जाता है आपका मर्क्यूरी Hg, देन आ जाता है आपका सिल्वर Ag, देन Au। ठीक है? Au गोल्ड। ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाइएगा इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता कम होते जाएगा, रिएक्टिविटी कम होते जाएगा, जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, देर से रिएक्शन है। क्लियर? मतलब अगर सबसे जल्दी अगर इलेक्ट्रॉन देने का बारी आएगा तो पोटेशियम है। इट मीन्स कि पोटेशियम सबसे ज्यादा उतावला होगा रिएक्शन करने के लिए किसी किसी अनायन से। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर? इट मीन्स कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आए हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज किया है। क्या हुआ? रिएक्टिविटी डिक्रीज किया है। क्लियर? तो अब समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका डिफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले हम एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर हम ये तुमको क्यों बताएं। फिर यहाँ आते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, जैसे मान लो कि कोई M1X कंपाउंड है। ठीक? ये M1X में हम क्या किए कि एक M2 डाल दें। क्लियर? अब ये है क्या, सो देखो M1 क्या है, X क्या है, M2 क्या है, बताते हैं। M1 एक मेटल है और M2 भी मेटल है, M फॉर मेटल है, और X जो है ये कोई अनायन है जिसके माइनस चार्ज।
हम्म, हम्म। जैसे अब क्या हुआ कि ये जो M1 और M2 है, इसमें ये M2 जो है ये M1 से ज्यादा रिएक्टिव, ये M2 जो है ये क्या है आपका ज्यादा रिएक्टिव है। किससे? M1 से। ज्यादा रिएक्टिव होने का मतलब है कि M2 जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, किसके मुकाबले? M1 के मुकाबले। और X अनायन है जिससे माइनस चार्ज होता है, ये सब बात क्लियर है। तो X को चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ, M1 से ज्यादा इफेक्टिव है इलेक्ट्रॉन देने में M2, तो X किससे मिलना चाहेगा? M1 के साथ रहना चाहेगा या फिर M2 के साथ जाना चाहेगा? क्योंकि X को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, और M1 से अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? M2। तो X क्या होगा? शिफ्ट करने लगेगा M2 की तरफ। इट मीन्स कि धीरे धीरे इसका बॉन्डिंग M1 से खत्म होने लगे और ये M2 से जाके ऐड हो जाएगा। ये रियल लाइफ में भी यही होता है। ठीक है, ऐसे समझो कि मान लो कि तुम्हारा किसी से दोस्ती है, ठीक है, वो रोज तुम पे 5 रुपया खर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो तुमको कुछ खिला रहा है 5 रुपए। अगला एक कोई मिला जो तुम पे 50 रुपया खर्च करने के लिए तैयार है, तुम तो ऐसे ही इसको छोड़ दोगे, जाके उससे हाथ मिलाओगे। बात वही है, यहाँ पे एक्स को इलेक्ट्रॉन चाहिए था, M1 इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही चल रहा था 5 रुपया वाला कहानी सब दिन। लेकिन जैसे ही M2 का एंट्री हुआ, जो मोर एफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन देने में, बस एक्स अट्रैक्ट हो गया इसके तरफ। इट मीन्स कि हुआ क्या कि अब जाके M2 के साथ X मिल गया, M1 को अकेला छोड़ के M1 अकेले इकट्ठा गया। तो हम इसको एलिमेंट पे लेते हैं और अच्छी समझ में आएगा। जैसे ऐसे समझो, तुम ले लिए CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, इसमें तुम क्या किए कि तुम यहाँ सोडियम डाल दी। तुम देखो वहां कैल्शियम और सोडियम के कंपेरिजन में कौन ज्यादा रिएक्टिव? सोडियम जो है इससे ऊपर है, और नीचे आते तो रिएक्टिविटी घटते जाता है, तो ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, लेकिन इससे सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है। अब क्या होगा? अच्छा, क्लोरीन अपने ऊपर माइनस चार्ज लाता है, तो ये क्लोरीन किससे अट्रैक्ट होने लगेगा? इनमें से सोडियम से। तो धीरे धीरे कैल्शियम और इसके बीच में दूरी बढ़ने लगेगी। ठीक है, मतलब इस दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग था वो टूटने लगेगा, और क्लोरीन जाके किससे बॉन्ड बनाने लगे? सोडियम से। तो नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका? NaCl प्लस कैल्शियम अकेले रह गया तो कैल्शियम। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक किसी को ये दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये CaCl2 क्यों लिखाया और सर आप यहाँ NaCl क्यों लिखे, ये इसके वैलेंसी के कारण है। ठीक है, हम बता देते हैं। जैसे अगर कैल्शियम और क्लोरीन की बात करें, जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़े होंगे, तो कैल्शियम 20 नंबर पे, 20 नंबर पे, तो इसका वैलेंसी 2 होगा और क्लोरीन का वैलेंसी 1 है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा ऐसे सोचो, छोड़ो क्रॉस मल्टीप्लाई, तुम ऐसे सोचो, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, Cl माइनस, और कैल्शियम पता है कि नहीं, हम जब देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ऐसा से कितना क्लोरीन चाहिए जो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे? 2 क्लोरीन चाहिए। हम्म मतलब कैल्शियम 1 और क्लोरीन 2, CaCl2। क्लियर? लेकिन वहीं पे अगर सोडियम क्लोराइड की बात करें, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक के लिए एक काफी है, क्या बन जाएगा? NaCl। क्लियर है? तो ये वैलेंसी का खेल। तो आई थिंक आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अनायनिक साइड माइनस चार्ज वाला, अनायनिक साइड एक मेटल को छोड़ के दूसरे मेटल के पास चला जाता है। कब? जब हम, जो मेरे पास मॉलिक्यूल था उसमें जो मेटल एसोसिएटेड था, उस मेटल से मोर रिएक्टिव मेटल हम डाल देते हैं तब। क्लियर? तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं पहले। डिफिनेशन क्या होगा, देखिए, इट इज a type of reaction in which is placed
फ्रॉम मोर रिएक्टिव मेटल, नहीं, डिस्प्लेस फ्रॉम लेस रिएक्टिव मेटल टू रिएक्टिव। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कहानी समझ में आए? चलिए, रिएक्टिविटी सीरीज याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है, उससे बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है। तो ये कहानी था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अच्छा, एक एग्जांपल देते हैं, जैसे इसको इरेज करें, हटाएं इसको। चलिए, इसको तो हटा ही सकते हैं यहाँ से। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे मान लो कि हम एक रिएक्शन यहाँ लिखें, ठीक है, कि K2SO4 प्लस हम यहाँ पे लिख दिए मान लो कोई कैल्शियम। चलो, उसे क्या बनेगा बताओ। तो देखो, क्या कैल्शियम इस पोटेशियम से ज्यादा रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव? ये देखो, रिएक्टिविटी सीरीज में कैल्शियम जो है ये पोटेशियम से नीचे है, लेस रिएक्टिव है। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता और पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता, इसमें किसका क्षमता ज्यादा होगा? पोटेशियम का। हाँ, अब सोचो कि SO4 को 50 मीटर वाला पहले क्या करना, 5 मीटर वाला बगल में आके बैठ भी जाएगा, उससे कुछ होने वाला है? कुछ नहीं। तो लेस रिएक्टिव मेटल जब बगल में लाओगे तो इससे कोई रिएक्शन नहीं होगा, मतलब इसके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं टूटेगा। वैसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम को कोई डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो आप मेटल लिए वो एसोसिएटेड मेटल ऑफ कंपाउंड से लेस रिएक्टिव। समझ में आ रहा है ये सब बात? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर है, रिएक्टिविटी सीरीज क्लियर है। ये बात क्लियर हुआ कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मेटल जो है वो हमेशा कटायन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, कटायन को कैसे समझेंगे? अच्छा, बहुत बच्चा हम कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, कटायन मतलब प्लस। ठीक है, तो कटायन, कटायन में कट कट किसमें होता है? प्लस में या माइनस में? प्लस में। तो ये हो गया आपका कटायन। तो अनायन क्या होगा? अनायन माइनस होगा। क्लियर? ये बात याद रखिएगा ऐसे, कटायन में कट मतलब प्लस और अनायन माइनस। ये बात ऐसे याद रखिएगा। तो मेटल जब भी बनाएगा तो कटायन बनाएगा, नॉन मेटल जब भी बनाएगा तो अनायन बनाएगा। आई थिंक ये सब बात क्लियर हो रही है, ये सब बात अच्छे से समझ में आ रही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट की तरफ। ठीक है, इसको हटाते हैं, इरेज करते हैं, लिख लिए होंगे। चलिए, तो बात करते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट की। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये चीज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा विथ एग्जांपल। कौन एग्जांपल देखते हैं? ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपको हम M1X दिए और साथ में क्या देते थे? M2 देते थे, एक अगला मेटल। इस बार क्या दिए कि M2 के साथ में कुछ रखे, Y। क्लियर? अब क्या होगा बताइए। तो मान लेते हैं कि M2 मोर रिएक्टिव, तो M2 किसको अट्रैक्ट करना चाहेगा? X इसके पास जाना चाहेगा, तो X इससे झगड़ा करने लगा, मतलब इससे इसका बॉन्डिंग थोड़ा खराब होने लगा। किसके कारण? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ M2। अब X किससे अट्रैक्ट होने लगेगा आपका? X इससे अट्रैक्ट होने लगेगा, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? M2X। भाई पिछले वाले केस में, डिस्प्लेसमेंट वाले केस में, M2 तो इसको लेके निकल गया, लेकिन इसके पास तो कुछ था नहीं M2 के पास, तो M1 अकेले था यार। लेकिन इस बार क्या है कि M2 के पास भी तो Y था, और M2 के साथ कंडीशन ये है कि ये X से अगर मिलेगा तो Y इससे अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? रियल लाइफ में भी यही होता है। तो ये Y अब चला जाएगा M1 के पास, कोई और रास्ता बचा नहीं, तो ये बन जाएगा M1 Y। क्लियर? मतलब क्या हुआ? एक्सचेंज हो गया, इसका अनायन इसके पास, इसका अनायन इसके पास। ठीक है,
जैसे हम लिए CaSO4 प्लस KCl। अब अगर ये Cl नहीं रहता तो K तो इसका लुट लेता ही अनायन SO4, तो बन जाता K2SO4। तो बनेगा K2SO4, एकदम बनेगा K2SO4 बनेगा, लेकिन कैल्शियम जो अकेले रह जाता तो इसके लिए तो क्लोरीन है ना, तो बन जाएगा CaCl2। क्लियर ये बात समझ में आ रही है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर हो रहा है। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ अनायन होगा, एक्सचेंज ऑफ आयोनिक साइट होगा दो मेटल्स के बीच में। क्यों हुआ? क्योंकि दोनों मेटल्स जो है वो सेम रिएक्टिविटी का नहीं है, दोनों डिफरेंट रिएक्टिविटी का है। क्लियर? तो इसका हम डिफिनेशन लिखे। चलिए, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफिनेशन लिखेंगे। इट इज टाइप ऑफ रिएक्शन in which exchange of anion या आयन भी लिख सकते हैं हम, takes place between two metal atom। चलिए, क्लियर? डेफिनेशन भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। सिर्फ याद रखना है कि एक्सचेंज ऑफ आयन होता है बिटवीन टू मेटल आइटम्स, और इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ गए? कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ गए, डिकम्पोजिशन पढ़े और उसका टाइप्स पढ़े 3। फिर हम लोग देखे डिस्प्लेसमेंट, फिर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल देखे, ठीक है। और देन हम लोग पढ़े हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सचेंज ऑफ आयनिक साइट। क्लियर? हटाते हैं इसको, निकली हो गया ये। चलिए, अब पढ़ेंगे हम लोग, बेटा इसको लिखने में कितना टाइम लगता है, देखो मिटाने में थोड़ा टाइम भी नहीं लगा। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? तो नाम से ही पता चल रहा होगा इंडो और एक्सो। तो देखते हैं यहाँ, इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक। अच्छा, इंडो का मतलब क्या होता है? इंडो का मतलब होता है इनवर्ड, और एक्सो का मतलब होता है बाहर, एक्सटर्नल, आउटवर्ड। ठीक, अब इंडोथर्मिक के बारे में देखते हैं। और थर्म का मतलब क्या होता है? अभी बताए थे, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्म का मतलब होता है हीट। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि हम रिएक्शन करवाने के लिए हीट देंगे, मतलब वो रिएक्शन प्रोसीड कब करेगा? जब हम उसको हीट देंगे। इट मीन्स कि वहां पे जो हीट है वो एज अ रिएक्टेंट यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है? एज अ रिएक्टेंट। क्लियर? लेकिन वहीं पे एक्सोथर्मिक में क्या होगा कि वो रिएक्शन हीट रिलीज करेगा, उसको हीट देने का जरूरत नहीं है, वो हीट को रिलीज करेगा। मतलब वहां पे हीट एज अ प्रोडक्ट आएगा। कैसा आएगा? एज अ प्रोडक्ट। इंडोथर्मिक में क्या होगा? यहाँ पे हीट एज अ रिएक्टेंट आएगा, यहाँ पे हीट हम देंगे तो रिएक्शन होगा, और वहां पे रिएक्शन होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आ रही है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हीट दिए थे तो टूटा था, अगर नहीं देते तो नहीं टूटता। तो वहां पे हीट एज अ रिएक्टेंट बिहेव किया, तो उसको बोलेंगे इंडोथर्मिक। समझ में आ रहा है? बट ऐसे समझो कि कोल, कोयला होता है ना, कोयला या फिर पेपर, ये सब क्या चीज से बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है। इसको अगर आप बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वहां से हीट निकलता है। तो वो हीट एज अ प्रोडक्ट दिया। अगर नहीं जलता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, तो हीट नहीं आता। ठीक, लेकिन हम जलाए, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आया और साथ में हीट भी आई। समझ में आ रहा है ये सब चीज? बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो अगर हीट एज अ रिएक्टेंट है तो इंडो, अगर हीट एज अ प्रोडक्ट है तो एक्सो।
आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, डिफिनेशन लिख लोगे या लिख दें? लिख देते हैं, एक का डिफिनेशन लिखते हैं, अगला खुद लिख लोगे। क्लियर? तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या लिखेंगे? इट इज a type of reaction in which heat is absorbed as reactant to proceed the reaction. Then it is known as endothermic reaction. इसके एग्जाम्पल में भी तुम लिख सकते हो CsQ3, क्या किए तुम? हीट दिए, ये बन गया तुम्हारा CaO प्लस CO2। क्लियर? देखिए यहाँ पे हीट जो तुम दिए, यहाँ पे ये हीट, ये रिएक्टेंट साइड दिया, तब जाके ये रिएक्शन हुआ है, तो ये हो गया आपका एंडोथर्मिक। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक में भी ऐसा ही लिख लोगे कि इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच हीट गेट प्रोड्यूस्ड एज अ प्रोडक्ट। क्लियर है? लिख लोगे, एग्जांपल लिख दें हम। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा, अच्छा इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल फोटोसिंथेसिस भी होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या था? तो वहां सनलाइट दे रहे थे, एनर्जी दे रहे थे। सनलाइट जो है वो कन्वर्ट किसमें होता है? क्लोरोफिल में, हीट में कन्वर्ट होता है। लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो वहां पे भी क्या है तुम्हारा? वो भी इंडोथर्मिक है। तो पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? तो वो इंडोथर्मिक है, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तब जाके रिएक्शन हो रहा है, तब ग्लूकोज बन रहा है। ठीक, अच्छा तुमसे पूछेगा एक्सोथर्मिक में रेस्पिरेशन, हम लोग जो ब्रीथिंग कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन जा रहा है हमारे अंदर, वो हमारे सेल में जाके हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बाय द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? उसको बर्न करता है और एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, लिविंग यूनिट ऑफ एनर्जी, जिससे हम लोग जो भी वर्क कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सब कुछ। ठीक, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हुआ कि रिएक्शन हुआ, ग्लूकोज टूटा, देन एनर्जी आई, देन एटीपी का प्रोडक्शन हुआ। तो वो क्या हो गया? रेस्पिरेशन क्या हुआ हमारे लिए? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। और फोटोसिंथेसिस क्या हुआ? एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। याद रखिएगा। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जैसे C प्लस O2 बना CO2 प्लस हीट। ठीक है, हमारा जो गैस सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर में क्या होता है? ब्यूटेन गैस होता है, इथेन गैस होता है। उसको जलाएंगे तो वहां से भी हमको मिलेगा हीट। ठीक है, तो वो सब एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम ले लें कि C2H6 प्लस O2, तो ये भी टूट के देगा आपको CO2 प्लस H2O प्लस हीट। क्लियर? रेस्पिरेशन तो है ही। क्लियर? और इसमें फोटोसिंथेसिस। तो आई थिंक एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्लियर है, बहुत आसान था। तो फिर से रिमाइंड करवाते हैं, अभी तक इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़े? हम सारा टॉपिक एज ए इंडेक्स बताए थे स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर में, जिसमें सबसे पहला टॉपिक केमिकल रिएक्शन था हमारा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट। देन हम लोग क्या पढ़े थे बताइए? केमिकल इक्वेशन। देन राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? उसके बाद हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व होता है। देन हम लोग पढ़े थे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, रिएक्शन कैसे बैलेंस करेंगे टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन रिएक्शन। क्लियर?
उतना करने के बाद आज की क्लास में क्या पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला कॉम्बिनेशन, द सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन, द थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड फिफ्थ और सिक्स्थ के सामने में है इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। अब जो बचा जो टाइप्स, वो है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और इसी दोनों को मिला के हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, रेडॉक्स। तो आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं एक सेपरेट, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम लोग का, वो होगा किस चीज पे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, इवन रिडॉक्स रिएक्शन, और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये 5 टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, और साथ में कोलिजन और एसिडिटी तो बहुत आसान है, उसको लेकर चलेंगे और चैप्टर को करेंगे फिनिश। ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ रहा होगा, और रिवाइज करते रहेगा इस चीज को। और जो आदमी यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो वो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर जाके देखिए इस चैप्टर का, देन ये देखिए, और थर्ड फिर देखते हैं हम लोग कब होता है। क्लियर। तो आई होप कि जल्दी बने थर्ड वीडियो, फिर मिलते हैं थर्ड लेक्चर में। ठीक है, तो दिक्कत, चलिए। और क्वेश्चन बनाते रहिए, जो बुक फॉलो करने का मन हो वो बुक उठाइए, वहां से फॉलो करिए, क्वेश्चन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट हो कमेंट में करिए। क्लियर। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।